हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा द हिंदू से। और मैं आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। यह सेशन है बेसिकली यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के लिए। ठीक है। और मैं होप करता हूँ कि जो भी अदर एग्जाम भी है उससे रिलेटेड भी मैं काफी इंपॉर्टेंट डाटा इस एनालिसिस में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक आज कोट से शुरू करता हूँ। बेसिकली ये कोट क्या है? स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। ये देख लो, आप एक आदमी देख रहे हो जो सिर्फ हेल्प मांग रहा है और बैठा हुआ है, और उसी तरफ जब उसने खुद एक्शन लिया तो वह इस आइलैंड से निकल गया। तो लाइफ में भी कैसा होता है, जो आदमी सिर्फ हेल्प के लिए वेट करता है और सोचते रहता है, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता है। और अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो आप एक्शन लो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक्शन ही मैटर करता है इस दुनिया में। आपके वर्ड्स या आप और कोई सारी चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एनआईए के द्वारा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एनआईए ने क्या किया है, इस्लामिक स्टेट। ठीक है। इसके अब क्या हुआ है, बेसिकली एक अरेस्ट कंडक्ट किया गया है एनआईए के द्वारा। ठीक है। जो 15 ऐसे लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया है और उन पे कार्रवाई की गई है। ठीक है। अब इस आर्टिकल में बेसिकली हम जानेंगे एनआईए क्या है, क्योंकि क्वेश्चन उस पे आता है। तो एनआईए बेसिकली क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाउ, अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? ठीक है। यह एक फेडरल एजेंसी है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की, और यह डील करती है टेररिज्म, इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स से। ठीक है। अब एनआईए का जो जुरिस्डिक्शन है वह एक्सटेंड करता है होल ऑफ द कंट्री पे। ठीक है। इसके अलावा जो एनआईए ए है, इसको बनाया गया था एनआईए एक्ट के द्वारा। एनआईए एक्ट आया है 2008 में। अब इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11, जो शायद बहुत लोगों को पता होगा, कसाब वाला जो इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद इसको बनाया गया था, स्पेशली टू डील विद द टेररिज्म। ठीक है। अब इसका पास पावर है, यह इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसको? टेररिज्म के केसेस को। ठीक है। और यह जो है स्टेट पुलिस फोर्स और अदर एजेंसीज से जो टेररिज्म की केसेस है अपने पास लेके इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है। इसके अलावा ये जो है इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। और इसके लिए इसको किसी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। बेसिकली यह क्या करता है, टेररिज्म से लेकिन जो भी इंटेलिजेंस होती है यह वह कलेक्ट करता है। ठीक है, एनालाइज करता है उसको, फिर अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी में वह टेररिज्म से रिलेटेड जो भी अपनी इंटेलिजेंस उसने गैदर की है वो उसको स्प्रेड करता है। ठीक है। इसके अलावा जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है यह उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। और कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी? जो इंडिया में भी है और जो इंटरनेशनली भी है। किस मैटर से रिलेटेड? टेररिज्म से रिलेटेड। ठीक है। अब एनआईए बेसिकली क्या है? यह इन्वेस्टिगेट कर सकता है मैटर को, नॉट ओनली विद इन द इंडिया बट आउटसाइड द इंडिया। बस उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरनेशनल लॉ से के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। और वह ऑफेंसेस जो एनआईए एक्ट के अंदर आते हैं सिर्फ वह उसी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इवन अगर वो ऑफेंस आउटसाइड इंडिया होता है तो भी। ठीक है। इसके अलावा जो एक अमेंडमेंट भी हुआ था एनआईए 2019 में, उसमें यह बोला गया कि एनआईए का जुरिस्डिक्शन और बढ़ाया गया है। अब एनआईए जो है वह इन्वेस्टिगेट कर सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस के, या तो फिर कोई काउंटर फेक करेंसी हो गई, यानी फेक करेंसी हो गई। इसके अलावा साइबर टेररिज्म हो गया। ठीक है। या फिर कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो गया, कोई बॉम्ब वगैरह, या तो फिर कोई स्पेशल कोर्ट हो गए। ठीक है। सॉरी, इसका यानी ये सारी चीजें यह इन्वेस्टिगेट करता है। अब इसके अलावा इसका क्या है, एक स्पेशल कोड भी है एनआईए का। ठीक है। इस एक्ट के अंदर एक स्पेशल कोड बनाया गया है एनआईए का। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्यों? क्योंकि वह क्या करेगा, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ता है किससे? चीफ जस्टिस से। कहा के उस एक रिलेवेंट हाई कोर्ट के। ठीक है। और उसके द्वारा किसी भी सेशन कोर्ट को डेसिग्नेट किया जाएगा
एज ए स्पेशल कोर्ट। क्यों? ताकि वो ट्राई कर सके ऑफेंसेस अंडर द एनआईए एक्ट। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्पेशल कोर्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो इस आर्टिकल में हमें जानना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। क्या हुआ था, पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज करते हुए आर्टिकल। क्या हुआ था, देखो बेसिकली क्या हुआ था। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके तहत आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाता है, खत्म किया जाता है, जो एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। अब इस आर्टिकल में अब हम बेसिकली जानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन क्या एक्ट क्या है, आर्टिकल 370 क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्डिक्ट, इस केस का वर्डिक्ट मंडे को आने वाला है, यानी कल। तो इसके पहले हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब देखो क्या है, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2019 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है एग्जिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। एक बनाई जाती है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी बनाई जाती है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, अब इस बिल के पहले क्या आया था, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था अंडर आर्टिकल 370। ठीक है, इसने डिक्लेयर किया कि अब से जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वह अप्लाई होंगे जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता था पहले, जो स्पेशल स्टेटस था, तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन अप्लाई नहीं हो पाते थे जेएनके पे। ठीक है, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन लगती थी, पर अब ऐसा नहीं है। इसके लिए स्पेशल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 2019 में। ठीक है, और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए को एब्रोगेट किया गया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और इसने अनेबल किया कि अब इंडियन पार्लियामेंट एनेक्ट कर सकती है लॉ को जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। नाउ, अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मैंने बताया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनती है, पर इसमें लद्दाख, सॉरी, इसमें लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट नहीं आते हैं। लेह और जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आते हैं। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, जबकि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को ऐसे कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ना, और इसमें 114 सीट्स होने वाली है असेंबली में, या यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें। ठीक है, अब इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि जो असेंबली है वह सारे मैटर्स पे लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में होते हैं, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, इन दोनों मैटर को छोड़ के जो असेंबली है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है। अब यूटी को कौन एडमिनिस्टर करता है, बेसिकली प्रेसिडेंट। किसके थ्रू? एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएनके। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, अब ये सारी चीजें मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड में बताया। ठीक है, अब आर्टिकल 370 क्या था, बेसिकली आर्टिकल 370 यह बोलता था कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ तो बना सकता है स्टेट के मैटर्स को रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर के, पर वह पावर लिमिटेड होगा। ठीक है, हर मैटर में पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा, नहीं बना पाएगा इंडियन पार्लियामेंट, कहाँ पे? यूके, सॉरी, अपना जेएनके पे। पर क्या होता है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाता है, उसे खत्म किया जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल 370 बेसिकली क्या था? यह आर्टिकल जो 370 था, इसने बोला था कि जो पार्लियामेंट होगी इंडिया की, या तो फिर यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वह लिमिटेड होगा। ठीक है, और आर्टिकल 370 ने अलाउ किया था कि जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका एक सेपरेट फ्लैग होगा, और उसको ऑटोनॉमी होगी कि वह अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट करा पाए। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर, उसके पास रेसिड्यूरी पावर भी थे। ठीक है, और इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर था, जो हेड ऑफ द स्टेट था, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोला जाता था। ठीक है, पर क्या होता है, आर्टिकल 370 को फिर एब्रोगेट किया जाता है, स्पेशल स्टेटस हटाया दिया जाता है, और इसी को लेके एक पिटीशन फाइल की गई है कोर्ट में। अब देखते हैं कल क्या वर्डिक्ट आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। अब ये जो आर्टिकल है यह डील करता है पॉस्को एक्ट से। पॉस्को एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बेसिकली, ठीक है। अब पॉस्को एक्ट जो है वह आया था नवंबर 2012 में, ठीक है। और यह क्यों आया था? क्योंकि इंडिया ने रेटिफाई किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कब? 1992 में, जिसके तहत हमने 2012 में पॉस्को एक्ट को लेके आए। अब इस एक्ट को बेसिकली, अब इसमें क्या है, इस आर्टिकल में ऑथर ये बोल रहा है कि जो केसेस है, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ डिस्पोजल है, यानी बहुत स्लो रेट से पॉस्को एक्ट के जो केसेस है प्रोग्रेस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उनका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जानेंगे कि बेसिकली पॉस्को एक्ट क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पॉस्को एक्ट 2012 में आया था, ठीक है। अब इसका एम क्या है? जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो सेक्सुअल अब्यूज होता है चिल्ड्रन का, उससे उसको एड्रेस करने के लिए यह लॉ बनाया गया था, ठीक है। अब इस एक्ट में बेसिकली चिल्ड्रन कौन होते हैं यह बताया गया है। चाइल्ड, चाइल्ड बेसिकली कौन है? जिसकी एज 18 से कम है, वह है चाइल्ड, ठीक है। इस एक्ट में पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है एज पर द कि कितना बड़ा ऑफेंस है उस हिसाब से आपको पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी इस पॉस्को एक्ट में, ठीक है। इस एक्ट को अमेंड भी किया गया था 2019 में, और मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इसमें इस एक्ट में डाले गए, इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो यह चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यह जो एक्ट है पॉस्को एक्ट, यह जेंडर न्यूट्रल है। यानी इसका मतलब क्या है? यह एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि लड़का और लड़की, यह दोनों विक्टिम हो सकते हैं सेक्सुअल अब्यूज के, ठीक है। और यह जो क्राइम है, इट इज रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, यानी जरूरी नहीं कि ये सिर्फ लड़की के खिलाफ ही क्राइम हो सकता है, लड़का लड़की किसी के भी खिलाफ हो सकता है। और यह एक्ट इन दोनों चीजों को ध्यान में रखता है, ठीक है। और यह दिस इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल, यानी क्या है, जो भी चिल्ड्रन है उनको राइट है कि प्रोटेक्शन हो उनका, कहा से? सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से। और यह लॉ डिस्क्रिमिनेट ना करे बेस्ड ऑन द जेंडर, ठीक है। नाउ इज इन रिपोर्टिंग द केस, बेसिकली क्या है, अवेयरनेस लोगों में अब बढ़ गया है कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस है उसको हम रिपोर्ट करें, ठीक है। और यह जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, बल्कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन भी अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी इस एक्ट के तहत, ठीक है, अंडर द पॉस्को एक्ट। नाउ अब इस एक्ट में यह भी बोला है कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल भी अगर आपके पास पाया जाता है तो भी आपको इस एक्ट के तहत सजा होगी, ठीक है। और सेक्सुअल असॉल्ट को इस एक्ट में बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट बेसिकली क्या है पॉस्को एक्ट के तहत, ठीक है। अब इसके अलावा पॉस्को रूल्स भी आते हैं 2020 में। अब क्या है, स्पेशल कोर्ट यह ऑर्डर कर सकती है कि आप कंपनसेशन दो चिल्ड्रन को, ठीक है, उसको रिहेबिलिटेट करो, उसको रिलीफ प्रोवाइड करो जिसके खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसको इमीडिएट पेमेंट दो ताकि उसको रिलीफ मिल सके, उसको फूड, क्लोथ, ट्रांसपोर्टेशन जैसे फैसिलिटीज दो, ठीक है। और आप चिल्ड्रन को सपोर्ट करो, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, एक आपको प्रोवाइड किया जाएगा सपोर्ट पर्सन चिल्ड्रन को, वह चिल्ड्रन को असिस्ट करेगा किस चीज में, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसेस में, दोनों में एक सपोर्ट पर्सन जो है इस चिल्ड्रन को असिस्ट करते हुए आपको पाया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है। अब इनको क्यों बनाया गया है? अब देखिए, अब ये जो 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है, यह इनमें से जो 400 लगभग पॉस्को कोर्ट्स होंगे 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, जिनका काम क्या है, अब यह जो केसेस है उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करके उनका एक डिसीजन लाना,
यह बेसिकली इसका एम होता है। पर इसमें दिक्कत सबसे बड़ा क्या है, जो ऑथर भी बता रहा है इस आर्टिकल का, कि रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का पुलिस फोर्स में बहुत कम है। ठीक है, इसलिए जो रिकॉर्डिंग होती है स्टेटमेंट की बाय द चिल्ड्रन, यानी जो चिल्ड्रन अफेक्ट हुआ है वह अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अब इसको कौन रिकॉर्ड करेगा? बेसिकली एक वुमेन सब इंस्पेक्टर रिकॉर्ड करेगी। पर अब क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन ही पुलिस फोर्स में बहुत कम है। ठीक है, अब क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पुलिस में वह हार्डली 10% है। ठीक है, इसके अलावा जो क्या है, इन्वेस्टिगेशन में भी काफी ज्यादा लैप्सेस होते हैं। अब और एक इश्यू क्या है, एज डिटर्मिनेशन का। अब क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या है, हम ये एक स्पेशल प्रोविजन है कि जिसमें जो जुवेनाइल है, जो अगर सपोज एक्ट जो यह एक्ट करता है तो उसकी आप एज डिटरमाइन कर सकते हो। पर पॉस्को एक्ट में ऐसा एज डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कोई एक प्रोविजन स्पेसिफिक आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब और भी एक इशू क्या है कि चार्जेस फाइल करने में काफी ज्यादा डिले हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में भी काफी ज्यादा डिले होता है। जबकि पॉस्को एक्ट क्या बोलता है कि इन्वेस्टिगेट आपको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए चाइल्ड अब्यूज को कम करने के लिए, जैसे कि क्या है, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आया गया है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जिससे कि चाइल्ड मैरिज जो को प्रिवेंट करने के लिए यह एक्ट आया है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आया है। ठीक है, तो यह सारी चीजें हमने देखी कि पॉस्को एक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें जैसे यूपीएससी मेंस में 2016 में क्वेश्चन भी आया था। क्या था? यह क्वेश्चन बेसिकली वो यह बोल रहा था कि जो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी है उसके प्रोविजन बताओ। ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करोगे ये बताओ। ठीक है, तो इसलिए जो भी मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ ना, आप उसको ध्यान से समझना, क्योंकि मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा रहा हूँ आप। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब यह जो आर्टिकल है बेसिकली यह है मिसिंग डॉटर ऑफ उड़ीसा बॉर्डर विलेजेस। ठीक है, अब इस आर्टिकल यह एक आर्टिकल है, और इसके अलावा नीचे और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन एट द राइट्स, इन दोनों आर्टिकल को हम लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि बेसिकली हो क्या रहा है। अब देखो, इस आर्टिकल में भी क्या चीजें बताई गई है। अब क्या हुआ है, रिसेंट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्या हुआ है, एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, और उसने अब बोला है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वह बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, क्राइम इंसिडेंट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी क्या है, 1 लाख पॉपुलेशन में कितने क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं, इस रिपोर्ट में बेसिकली यह दिखाया गया है। ठीक है, अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन 64.5% से बढ़े हैं 2021 में। ठीक है, और यह 66% हो गए हैं 2022 में। ठीक है, इसके अलावा टोटल 48,755 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन यह रजिस्टर्ड किए गए हैं 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ठीक है, 2022 में यह शो करता है कि इंक्रीज इन क्राइम है कितना, 12%, 12.3% हुआ है। ठीक है, ओवर 43,414 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। अब यह जो मेजोरिटी ऑफ केसेस है यह फॉल करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में? एक तो या तो उसका हस्बैंड उस पे क्रुएल्टी करता है, या तो उसके रिलेटिव्स उस वुमेन पे क्रुएल्टी करते हैं। ऐसे केसेस है 31%। वुमेन का किडनैपिंग होना, ऐसे केसेस है लगभग 19%। वुमेन पे असॉल्ट होना, ठीक है, यानी उन पे हाथापाई होना वुमेन पे, तो वह होता है लगभग 18%। वुमेन का रेप होना वह है 7%। ठीक है, अब इस आर्टिकल को देखो, अब मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो 4% से बढ़े हैं 2022 में कंपेयर टू 2021। और यह कौन बोलता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में। ठीक है, अब जो मेजोरिटी ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन है
यह बेसिकली क्या है, क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड, या तो उसके रिलेटिव्स उस पे क्रुएल्टी करते हैं, या तो वुमेन का किडनैपिंग हो रहा है, ठीक है, या तो उसके खिलाफ रेप हो रहा है, ठीक है, या तो उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यह सारी चीजें वुमेन पे हो रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, लगभग 13,400, लगभग 13,479, 79 केसेस यह रजिस्टर्ड हुए हैं। किसके अंदर? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, दहेज के अंदर, ठीक है। अब बहुत सारे लॉयर्स और एक्टिविस्ट है, उनका कहना है कि यह क्यों हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी जो है वह पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल बोले तो पुरुष पुरुष पुरुषवादी ऐसा बोल सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे हिंदी टर्म नहीं पता उसका। तो क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है, जो पुरुष प्रधान बोले तो, यानी मेल इंपॉर्टेंस, मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है, जिसके वजह से यह क्राइम जो है अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी में क्या है, एजुकेशन है वुमेन को आजकल दिया जा रहा है, पर दिक्कत क्या है, हमारी सोसाइटी में मेल माइंडसेट है, सोसाइटल एटीट्यूड आज भी अनचेंज्ड है, जिसकी वजह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज भी हमें काफी ज्यादा लेवल पे देखने मिलता है, ठीक है। दहेज या डाउरी या तो फिर ब्राइड प्राइस, यह जो चीजें हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वुमेन को एक ऑब्जेक्ट, एक कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिसमें एक एक किस्म से लड़की की खरीद फिरोख्त हो रही है, ठीक है। दौरी को तो हम यही बोल सकते हैं कि आप एक लड़की को बेच रहे हो, खरीद ही रहे हो, क्योंकि आप दहेज मांग रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, देखिए, हमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है इससे लड़ने के लिए। सिर्फ हमें बातों की नहीं, पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज की जरूरत है, प्रोग्राम की जरूरत है, जो कि कंडीशन ऐसे क्रिएट करे जिससे कि वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हो सके हमारी सोसाइटी में। नाउ, एनसीआरबी रिपोर्ट यह रिवील करती है कि लगभग 4.5 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर हुए थे 2022 में, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, लगभग हर घंटे में 51 फाइल होती है, ठीक है। जो रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन है पर लैख पॉपुलेशन, यह 66.6% है, यानी 1 लाख में लगभग, पॉपुलेशन में लगभग 66.6, सॉरी नॉट परसेंट, 66.6 केसेस जो है अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। और जो चार्जशीट है, वह जो फाइल की जा रही है वह भी इम्प्रूव हो रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा आजकल क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां बाहर आके केसेस फाइल कर रही है, वह डर नहीं रही है। आपको पर बेसिकली क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम देख सकते हैं कि वुमेन अपने राइट्स के प्रति अवेयर होती है, वह अपने केसेस को रजिस्टर करती है पुलिस में जाके। पर आज भी क्या है, गांव वाले एरिया या तो फिर जो 2 टायर 3 टायर सिटीज है, वहां पे आज भी वुमेन जो है वह खुद जाके केस रजिस्टर नहीं कर पाती है, इसलिए वहां पे जो है आपको जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वहां पे कम दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे क्राइम कम है, पर इसका मतलब ये है कि वहां पे वुमन जो है बेचारी रिपोर्ट ही नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। उसको यह डर है कि सोसाइटी उस पे स्टिग्मा पुट करेगी, ठीक है। तो यह सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, इंडिया में टफ लॉ तो है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं है, और इसलिए हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक्सपर्ट्स यह बिलीव करते हैं कि हाई नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वुमेन अभी अपने राइट्स के प्रति अवेयर हो रही है और केसेस को वह रिपोर्ट कर रही है। नाउ, अब बहुत सारे लॉज भी हैं इंडिया में जो वुमेन की सेफ्टी से डील करते हैं, जैसे कि वुमेन वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, अब जैसे कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट हो गया 1956, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013, ठीक है। नाउ, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986,
आपको मैं वो बता रहा हूँ, इन एक्ट को उनकी डेट के साथ याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको यह इंफॉर्मेशन कई बार मेंस एग्जामिनेशन में प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए आप इस एक्ट का नाम और उसका डेट दोनों याद रखो। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यह सारे लॉज तो है वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट स्टिल उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जिसके वजह से वुमेन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, केसेस जो है, अब दिक्कत क्या है, अगर नॉर्मल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में अगर कोई केस फाइल होता है तो उसको लगभग 4-5 साल लग जाते हैं सॉल्व होने में, नॉर्मल सेशन कोर्ट। अगर लड़की अगर अपील करने जाती है तो फिर उस केस को 10 साल लग जाते हैं। फिर इस फेज में कौन लड़की जाएगी अपना केस रजिस्टर करेगी? इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का होना जरूरी है, जो इन केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाए। ठीक है। अब वुमेन पुलिस, जैसा मैंने बताया, वुमेन पुलिस ऑफिसर को भी आप ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करो, ताकि कैसा है, वुमेन पुलिस ऑफिसर बेसिकली क्या होता है, जो एक लड़की होती है, वह जब पुलिस स्टेशन में जाती है, कई बार वो डरती है अपनी रिपोर्ट लिखवाने से। पर जब महिला पुलिस ऑफिसर रहेगी तो वुमन एटलीस्ट हिम्मत कर सकती है और जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। ठीक है, तो यह सारी चीजें थी इस आर्टिकल में पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो ऊपर का जो आर्टिकल था, जो वो बेसिकली था ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, जो मैंने उड़ीसा में बताया ना, मिसिंग गर्ल, मिसिंग वुमेन, ये देखिए, ये मिसिंग डॉटर ऑफ उड़ीसा, यह बेसिकली क्या है, ये वुमेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कर है। तो बेसिकली अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, यह एक क्राइम है जिसमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिक, यानी क्या होता है, ह्यूमन को क्या किया जाता है, अब मैं आपको बेसिकली हिंदी में कैसे बताऊं। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यह क्या है, ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, लोगों को कैसे, फ्रॉड से, या तो फिर फोर्स का इस्तेमाल करके, या तो उनको बेवकूफ बना के। ठीक है, बेसिकली इसका एम क्या है, लोगों को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, मैन हो या फिर वुमेन हो या तो चिल्ड्रन हो, और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, या तो उनका क्या बैकग्राउंड है, वह विक्टिम होते हैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। यानी जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोले तो आदमी, औरत, बच्चे, इनकी तस्करी करना। ठीक है, उनको किडनैप करके फिर उनको बेच दिया जाता है, उनको फोर्स लेबर जैसी एक्टिविटीज कराई जाती है, तो ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। ठीक है। अब इस आर्टिकल में बेसिकली ये देखा गया है कि जो विक्टिम्स होते हैं उनको ट्रिक किया जाता है, उनको झांसा दिया जाता है कि ठीक है, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप आओ हमारे साथ, तो वो उनको शहरों में लेके जाते हैं और कई बार उन लड़कियों को बेच देते हैं। ठीक है, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। ठीक है, उनको फेक जॉब अपॉर्चुनिटी का, उनको ये बोला जाता है कि हम आपको जॉब देंगे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, और ऐसा झांसा देके उनको शहरों में जाके कई बार भेज दिया जाता है। ठीक है, तो और ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसपे हमें कुछ करने की जरूरत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेसिक यह एक किस्म की मॉडर्न स्लेवरी है। यह एक मल्टी बिलियन डॉलर बेसिकली इंडस्ट्री बन चुकी है, लगभग 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमंस को सेल किया जाता है, बाय किया जाता है। ठीक है, और इसमें विक्टिम्स जो है मोस्टली तो वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं। उनको कई बार फोर्स किया जाता है कि वर्क करे अनहेल्दी कंडीशंस में। ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बेसिकली क्या होता है, चिल्ड्रन को उनके नेटिव इन्वायरमेंट से लेके जाना। क्यों? क्योंकि आप उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आपको एक चीप लेबर चाहिए, इसलिए जो कि आपका प्रोटेस्ट ना करे, तो इसलिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया जाता है, बॉन्डेड लेबर उनको बनाया जाता है, कई बार उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। ठीक है, और वुमेन जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा तो एक्सप्लॉइटेशन कहीं ना कहीं उन्हीं का हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उन्हीं को ही पाया जाता है। वह सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। और क्यों? क्योंकि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, और स्पेशली बैकवर्ड एरिया में कई बार हम देखते हैं कि उनको, आप लड़कियों को खरीदा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब गरीब जो माता पिता होते हैं, वह अपने बच्चियों को बेच देते हैं। ठीक है, यह भी काफी ज्यादा हमें इंडिया में देखने मिलता है। ठीक है,
तो यह सारी चीजें थी इस आर्टिकल में। इसके अलावा हम और एक चीज भी जानेंगे कि इवन माइग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जो पुअर और बैकवर्ड पीपल होते हैं वह माइग्रेट करना चाहते हैं इलीगली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और क्या होता है, ये जो ट्राफिकर्स होते हैं ना, स्मगलर्स, यह प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है हम आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक कर देंगे, पर इस चीज में क्या करते हैं, वो बेचारे लोग वल्नरेबल हो जाते हैं ट्रैफिकिंग के। ठीक है। तो इसलिए माइग्रेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह, वह भी एक कॉज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ठीक है। अब यह सारी चीजें थी जो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम मूव करते हैं। अब ये जो आर्टिकल है, यह है पीवीटीजीएस के बारे में। पीवीटीजीएस क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है। अब इस आर्टिकल में अब हम जानेंगे कि क्या चीज है पढ़ने के लिए। देखिए, अब क्या होता है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री या राज्यसभा को बोलती है कि जो पॉपुलेशन है ट्राइबल, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, वह डिक्लाइन नहीं कर रही है। और इसने इंफॉर्मेशन कहाँ से दी? इसने रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर है जो इंडिया का, उससे उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया और बोला कि पीवीटीजी की पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो रही है। पर दिक्कत क्या है, जो स्टेट वाइज सेंसस डाटा आया था, ठीक है, उसमें थोड़ा कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और इसमें यह बोला गया था कि जो पीवीटीजी की जो पॉपुलेशन है, यह लगभग 40% से डिक्लाइन हुई है। ठीक है। और यह एटलीस्ट 9 स्टेट्स और यूटी में लगभग 40% से पीवीटीजी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। कब कब? फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी। तो कहीं ना कहीं जो आप जो बोल रहे हैं वह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। पीवीटीजी बेसिकली, अब क्या है, पीवीटीजी यह वह ट्राइबल ग्रुप होता है, यह शेड्यूल ट्राइब के अंदर ही एक सब कैटेगरी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। यह वह लोग होते हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वह या तो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, या तो फिर स्टेगनेंट हो गई, पहला। ठीक है। दूसरा, वह प्री एग्रेरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एकदम पुरानी खेती की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उनमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उनमें लिटरेसी रेट नहीं है। यह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। ठीक है। वह ऐसे जगहों पे रहते हैं जो कि एकदम दूर दूर है, जो कि इनएक्सेसिबल है। ठीक है। अब 75 कम्युनिटीज, ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई की गई है जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल है। और यह जो 75 कम्युनिटी है आपको 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में पाई जाती है। यह जो क्वेश्चन है यूपीएससी में आया भी था। ठीक है, कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं। ठीक है। और कितने स्टेट्स में इंडिया में पाए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इसलिए देखना, मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ पीबीटीजी आपको पाए जाते हैं उड़ीसा में। कितने? 15। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12। इसके बाद बिहार और झारखंड में 9। इसके अलावा और भी स्टेट्स में पाए जाते हैं पीबीटीजीज। ठीक है। अब जो लास्ट अवेलेबल सेंसस है जिसने काउंट किया है था कि 75 कम्युनिटीज है जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल है, यह 2001 के सेंसस से। और उसने यह बोला था लगभग 28 लाख पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन है, यानी 27.6, नियरली 28 लाख सब बोल सकते हो। नाउ मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप जो है वह स्मॉल नंबर में है, बहुत कम नंबर है। ठीक है। उनका जो सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस अब ज्यादा नहीं हो पाया है। ठीक है। वह एकदम दूर दराज वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं है, और इसलिए वह क्या है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। ठीक है। इसलिए उनको स्पेशल अटेंशन और केयर की जरूरत है। अब इसके लिए क्या है, एक स्कीम लेके आ गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनमन। ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है। और इस स्कीम के तहत क्या हुआ, 24,000 करोड़ को अप्रूव किया गया है कैबिनेट ने। ठीक है। अब इसके तहत क्या होगा है, बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज बनाई जाएगी पीबीटीजीएस के डेवलपमेंट के लिए, जैसे रोड्स बनाए जाएंगे।
उनको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई किया जाएगा, उनको उनके लिए होम्स बनाए जाएंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यह सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बजट सेशन में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह एक पैकेज अनाउंस किया था। ठीक है, जिसके तहत यह बोला गया था कि 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पीबीटीजीज के लिए। ठीक है, अब बेसिकली यह कैसे काम करेगा? अब इसमें जो 15,000 करोड़ है वह सेंटर का शेयर होगा। देखो, जो 24,000 करोड़ का जो टोटल आउटले है पीबीटीजीज के लिए, उसमें से 15,000 करोड़ तो सेंटर देगा, रिमेनिंग लगभग 8,500 करोड़ स्टेट्स देंगे। ठीक है, इसमें 22,000 विलेजेस को ऐसा रिपोर्ट किया गया है जहाँ पे पीबीटीजी रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे यह प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया जाएगा। ठीक है, अब अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट का एक टारगेट है। ठीक है, इसके तहत लगभग 4.9 लाख पक्के मकान, पक्का हाउस बनाया जाएगा पीवीटीजीएस के लिए। 8,000 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा, जो कि इसके अलावा क्या है, हाउस होल्ड को लिंक किया जाएगा पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल यूनिट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, आंगनबाड़ी सेंटर्स बनाए जाएंगे लगभग 2,500। इसके अलावा 1,000, ठीक है, मल्टीपर्पज सेंटर्स बनाए जाएंगे, 500 हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, मोबाइल टावर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं पीवीटीजीज का अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, अब इसके अलावा अब चैलेंजेस क्या है? अब जब से यह स्कीम अनाउंस की गई है, अब क्या है, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री वह कांटेक्ट कर रही है ऐसे 22,000 पीवीटीजी विलेजेस में। क्यों? क्योंकि वह यह जानना चाहती है कि उनकी नीड्स क्या है। ठीक है, हावेवर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल चैलेंज है कि हमारे पास एक प्रॉपर डाटा नहीं है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी यह प्रॉब्लम उठाया था कि आपके पास तो प्रॉपर डाटा ही नहीं है, तो आप कैसे उनका भला करोगे, उनके लिए यह स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा बेसिक टारगेट क्या है कि पहले आप प्रॉपरली आप डाटा कलेक्ट करो, ताकि आप जो उनको जो बेनिफिट है उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सको। ठीक है, तो यह सारी चीजें थी इस आर्टिकल में जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट थी। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वह है साइक्लोन मिशून के बारे में। साइक्लोन मिशन बेसिकली आपको जैसे पता है, काफी दिनों से न्यूज पे है। उसने जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था, इसने अब क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा तबाही मचाई। तो अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में यह बताया गया है इसमें कि यह ट्रॉपिकल साइक्लोन इतना इंटेंस क्यों हुआ, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों हुआ। ठीक है, तो इसलिए यह आर्टिकल हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और इसमें यह इस आर्टिकल में बताया गया है कि मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन, जिसके वजह से यह साइक्लोन जो है काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ था। तो अब हम इस आर्टिकल पे मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली मिशन क्या था, यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था। वो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आप इन डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। समर में यूजुअली आप अप्रैल से सितंबर तक पकड़ लो। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक ओशन का जो लार्ज सरफेस वाटर होता है, सी का जो लार्ज सरफेस वाटर होता है, वह हीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि तब टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, समर सीजन में अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, ओशन वाटर हीट हो रहा है। हीट हो रहा है, आपको जैसा पता होगा लिक्विड की प्रॉपर्टी, जब वो हीट होती है एक्सपांड होता है। एक्सपांड होता है तो क्या होता है, वह वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है, वह राइज करता है, ऊपर बढ़ता है। तो क्या होता है, जैसे समर में टेम्परेचर बढ़ा, वाटर वेपर जो है मॉलिक्यूल्स वह एक्सपांड हुए। ठीक है, ऊपर राइज करना चालू कर दिए। अब जैसे वाटर वेपर, आप पता होगा कि ऊपर मूव करना स्टार्ट होते हैं, तो ड्यू टू द, अब क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होते रहता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, अब एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वह कम होते रहती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। और जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी कम होगी, वह कंडेंसेशन उसका स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन कहाँ पे होगा, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, उसके अराउंड उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है,
पर इस केस में क्या है, नीचे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हीट है। तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रही है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर हो रहा है, तो साइक्लोनिक कंडीशन बनती जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही इवापोरेशन होते जा रहा है, बहुत ज्यादा लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है। अब लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होने से क्या होता है, वाटर की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वह और बढ़ जाती है, और वह जो एयर है वह और राइज करती है, और जितना ऊपर वो राइज करेगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और उतना ही इंटेंस, ठीक है, साइक्लोनिक कंडीशंस की भी क्रिएशन होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, ठीक है। अब इसको मैं और एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, क्या हो रहा है, यह है साइक्लोन, यह है साइक्लोन की आई। देखिए आप ये पिंक पिंक देख पा रहे होंगे, यह है साइक्लोन की आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाजू में आप देख पा रहे हो, यह है आई वॉल, ठीक है। अब आई जो है साइक्लोन की, वहां पे एयर डिसेंड करती है, यानी अपर एटमॉस्फेयर से नीचे आ रही है, और यह एयर कैसी वार्म है। और जो आई वॉल है वहां पे क्या हो रहा है, एयर राइज कर रही है, ठीक है। जो आई वॉल है वहां पे एयर राइज कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर, सॉरी, जो एकदम एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, इसके वजह से जो है एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के थ्रू मूव की तरफ मूव करती है, साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट होती है, और एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एयर मूव कर रही है, और अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, देखो जैसे मैं अब और एक आपको डायग्राम बताता हूँ। आई होप कि आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एयर वार्म हो रही है, ऊपर राइज कर रही है, और अपर एटमॉस्फेयर में लगभग 12 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस, अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, एयर डाइवर्ज हो रही है आउटसाइड, ठीक है। तो यह चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है कि नीचे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है एयर का, और ऊपर क्या है, डाइवर्जेंस हो रहा है एयर का। अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, अ, कि मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन का क्या होना है। मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन बेसिकली क्या चीज है, ठीक है। तो देखिए, अब मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन, अब क्या होता है, यह एक ओशनिक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, ठीक है, जो अफेक्ट करता है वेदर की एक्टिविटी को, ठीक है। और यह फिनोमिना अक्रॉस द ग्लोब पाया जाता है। यह जो है फ्लक्चुएशन लाता है ट्रॉपिकल वेदर में, ठीक है। और यह फ्लक्चुएशन कैसे लाता है, वीकली या मंथली बेसिस पे, ठीक है। जो मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, यह बेसिकली एक ईस्टवर्ड मूविंग है, क्या चीज, पल्स ऑफ क्लाउड, रेनफॉल, विंड, ठीक है। और यह कहाँ पे होता है, नियर द इक्वेटर, और यह लगभग 30 से 60 डेज के गैप में रिकर, यानी रिकर होता है ये फिनोमिना, ठीक है, बार बार यह होते रहता है। यह एक ट्रैवर्सिंग फिनोमिना है, बोइंग फिनोमिना है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। यह आपको इंडियन और पैसिफिक ओशन में काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन में दो चीजें होती है, क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें यह बेसिकली क्या करती है, डाइसेक्ट करती है प्लेनेट को दो हाफ में। जो पहला हाफ है, वह बेसिकली होता है एनहांस्ड कन्वेक्टिव फेज, और जो अदर हाफ है वह सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेज। जैसे यानी आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक जगह क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, यानी एयर ऊपर राइज कर रही है, हीट हो रही है, वार्म हो रही है, एयर ऊपर राइज कर रही है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन फेज, बहुत ज्यादा कन्वेक्शन हो रहा है, एयर राइज कर रही है। और दूसरी जगह क्या हो रहा है, एयर नीचे आके सबमर्ज्ड कर रही है, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन, यह है नीचे आने वाली हुई एयर, ठीक है, सॉरी। नाउ अब इसको मैं और आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि यह एनहांस करता है रेनफॉल को, ठीक है, कन्वेक्टिव फेज में, ठीक है। विंड्स जो होते हैं सरफेस पे वह कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, और जो एयर होती है वह थोड़ी ऊपर मूव हो जाती है थ्रू आउट द एटमोस्फियर, और जो टॉप होता है एटमॉस्फेयर का, वहां पे चली जाती है, ठीक है। और विंड जो है
वह अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्ज होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। और यह जो राइजिंग एयर मोशन होता है इन द एटमॉस्फेयर, यह इंक्रीज कर देता है कंडेंसेशन और रेनफॉल। ठीक है। अब सप्रेस्ड रेनफॉल फेज, अब इसमें क्या होता है, विंड जो है वह कन्वर्ज हो रही है एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, आप जैसे देख पा रहे हो ब्राउन कलर में, क्या हो रहा है, विंड कन्वर्ज हो रही है एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह फोर्स कर रही है एयर को सिंक करने के लिए, और सरफेस पे एयर क्या हो रहा है, एयर डाइवर्ज हो जा रही है। और जैसे ही एयर सिंक कर रही है हाई लैटिट्यूड, फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड, यह वार्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और यह रेनफॉल को सप्रेस करती है। ठीक है। और यह जो एंटायर डायपोल स्ट्रक्चर है, यह मूव करता है वेस्ट से ईस्ट के तरफ। ठीक है, विद टाइम इन द ट्रॉपिक्स। ठीक है, और यह क्या कॉज करता है, यह क्लाउडीनेस कॉज करता है, रेनफॉल कॉज करता है, स्ट्रॉन्गलीनेस कॉज्ड करता है। ठीक है, इन द एनहांस्ड कन्वेक्टिव फेज, जब बहुत ज्यादा कन्वेक्टिव हो रहा है, बहुत ज्यादा कन्वेक्शन हो रहा है, एयर राइज हो रही है, साइक्लोनिक कंडीशंस और ज्यादा एनहांस हो जाएगी, और बहुत ज्यादा फिर डिस्ट्रक्शन कॉज होगा। ठीक है। तो इस तरीके से मेडन जूलियन ऑब्जर्वेशन ने साइक्लोन को अफेक्ट किया। ठीक है, और आई होप कि अब आपको सारे फैक्ट जो है वह क्लियर हो गए मिशन साइक्लोन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। अब ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली क्या है, यह बताया जा रहा है कि चैटबॉट्स के लिए एक रेस लगी पड़ी है, कि लोग, जैसे गूगल इस रेस में आ गया है कि मुझे अब चैटबॉट क्रिएट करना है, क्योंकि चैटबॉट की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। इसका एक एग्जांपल, जैसे कि बहुत लोगों को पता भी होगा, चैट जीटीपी एक आया था जिसने एकदम धूम मचा दी थी। ठीक है, तो अब बेसिकली हम जानेंगे एआई और चैट बोट के बारे में बेसिकली क्या है। ठीक है, देखो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेसिकली यह क्या होती है। अब यह एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, यह डील करती है किस चीज से, सिमुलेशन। सिमुलेशन किस चीज का, इंटेलिजेंट बिहेवियर इन कंप्यूटर। बेसिकली क्या है, इसमें ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो आपकी कंप्यूटर में ऐसे एल्गोरिदम होते हैं कि जो आपकी एक्टिविटीज है उससे वह कंप्यूटर सीखते रहता है। ठीक है, और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। इसमें कंप्यूटर में एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज कंप्यूटर की इम्प्रूव होती रहती है। ये इसमें बेसिकली क्या है, यह एक एक्शन है एक मशीन का। ठीक है, जो अकम्प्लिश करता है टास्क जो हिस्टोरिकली एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा ही हो पाता था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मशीन लर्निंग होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन होगा, बिग डाटा हो गया, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क हो गया, सेल्फ एल्गोरिदम हो गया, यह सारी चीजों का इस्तेमाल होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ, फेसबुक का एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। यह आइडेंटिफाई करता है फेसेस को। ठीक है, कि फोटो में किसका फेस है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप फोटो में जैसे फेस अपलोड करते हो तो उसमें टैग का ऑप्शन आता है। तो फेसबुक खुद ही बता देता है कि यार ये किसका फेस हो सकता है। कई बार आप देखना, आज आप करके देखना कि ये किसका फेस हो सकता है आपके फ्रेंड लिस्ट में। ठीक है, इसके अलावा एलेक्सा का एक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी है। अब ये भी आपको पता होगा कि आप बोलते हो एलेक्सा प्ले म्यूजिक, वो म्यूजिक बजाती है। कैसे, क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉग्निशन एक सिस्टम डाला हुआ है। नाउ अब चैट जीटीपी के बारे में डालेंगे जानेंगे। चैट जीटीपी क्या है, बेसिकली क्या होता है, चैट जीटीपी को बनाया गया है। ठीक है, यह एक मॉडल है। ठीक है, यह एक काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो कि रिलाय करता है डीप लर्निंग टेक्निक्स पे। और यह क्या प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन द इनपुट। ठीक है, बेसिकली यानी क्या होता है, इसमें इस मॉडल को ट्रेन किया गया है या क्योंकि यह प्रिडिक्ट कर सके कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, और इसलिए क्या होता है, टेक्निकली बेसिकली ये हम बोल सकते हैं यह एक कन्वर्सेशन है चैट जीटीपी के साथ जो हम कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रेडिक्ट करता है कि आप अगला सवाल क्या पूछोगे, फिर उस हिसाब से वो जवाब देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि चैट जीटीपी बताओ कि मुझे एआई के बारे में इंफॉर्मेशन दो, फिर चैट जीटीपी फिर देखेगा कि क्या आप देखोगे कि चैट जीटीपी ने क्या आंसर दिया। फिर मैं पूछूंगा कि नहीं मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मैं और एक उससे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मेरे
फॉलो अप क्वेश्चन के हिसाब से चैट जीपीटी को समझ में आएगा कि ये बंदा क्या क्वेश्चन पूछता है, और इस हिसाब से वह अपने रिस्पॉन्स बनाता रहेगा और मुझे आंसर देता रहेगा। ठीक है। और यह अपनी मिस्टेक भी बताता है कि ठीक है, कि ओके मेरे पास ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और मेरे पास पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। अब और दिक्कत भी है कि कई बार जो इंफॉर्मेशन होती है, जो चैट जीपीटी जैसे जो सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या है दिक्कत, जो एल्गोरिदम बनाया गया है कई बार इसमें एल्गोरिदमिक बायसेस होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इस चैट जीपीटी को बनाया, पर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक पैट्रियार्कल माइंडसेट माइंडसेट का हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो लड़के होते हैं वह बहुत बलशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं एज कम्पेयर टू लड़कियां। तो क्या होगा, यह मेरा बायसनेस मेरे एल्गोरिदम में शो होगा। और जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे चैट जीटीपी से, तो जो उसका आंसर होगा वह भी पैट्रियार्कल माइंडसेट से आपको दिखेगा कि नहीं यार, ये तो पैट्रियार्क की तरफ बायस्ड है। तो इसमें अल्गोरिदमिक बायस भी पाया जाता है। ये एक ड्रॉबैक है चैट जीटीपी का। ठीक है। अब यह सारी चीजें थी चैट जीटीपी और एआई के बारे में। अब क्या है, बहुत सारी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसका एक सर्च इंजन है बिंग। अगर कोई यूज करता होगा तो उसको भी पता होगा, वहां पे एआई का इस्तेमाल होता है, चैटबॉट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। गूगल अपना एक सिमिलर टूल लॉन्च करने वाला है। ठीक है। तो यह सारी चीजें हैं, पर इसमें कुछ कंसर्न्स भी है। कंसर्न्स का क्या है, कंसर्न है प्लेजरिज्म यानी कॉपी करना। ठीक है। नाउ अब इसके अलावा क्या है, और एक कंसर्न है कि एआई जो है लोगों की जॉब खा जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि एआई जो है बहुत सारे लोगों के जॉब हथिया लेगा, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है। इसके अलावा प्राइवेसी का एक इशू है। ठीक है, रिलेट। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इथिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। कैसे, सेफ्टी का एक बहुत ज्यादा इशू है, प्राइवेसी का इशू है। हो सकता है कि अल्गोरिदमिक बायस हो। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का इशू है, मॉरलिटी का इशू है। ठीक है। इसके अलावा एक इंटीग्रिटी का भी इश्यूज है। ठीक है। तो यह सारी चीजें थी इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट थी हमें जानने के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा भी इस आर्टिकल में भी जैसे आप देख पा रहे हो, यह भी चैट जीटीपी से भी आप एआई से रिलेटेड है। ठीक है। तो बस यह सारी चीजें थी आज के लिए इम्पोर्टेंट। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज में डाउट हो, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, और डिटेल में अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।